इमेजिन कीजिए एक ट्रेन का सफर है, हाथ में गर्मा गर्म चाय है। कुल्हड़ वाली चाय है ना? बिल्कुल। पर्यावरण बचाने के नाम पर हम सोचते हैं कि प्लास्टिक हटाकर कुल्हड़ ले आएं तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पर सच तो ये है कि उस एक तथाकथित इको फ्रेंडली कदम से खेतों की सबसे उपजाऊ मिट्टी मतलब जो टॉप सॉइल है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो रही है। हाँ, और जब उस नुकसान को रोकने के लिए कागज के कप लाए गए तो पता चला कि उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। यही तो बात है, पर्यावरण में कोई भी चीज अलग थलग या आइसोलेटेड नहीं है। हर एक्शन का एक हिडन रिएक्शन होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। अपना पूरा फोकस यहीं रखिए, क्योंकि आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पूरा अध्याय हमारा पर्यावरण डिकोड करने वाले हैं, एकदम क्लासरूम स्टाइल में। बिल्कुल। हम दिए गए नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये बोर्ड और नीट दोनों लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं पहली डेफिनेशन पढ़ने के साथ इसे किक स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से सुनिए। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। देखो, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जीव का मतलब है सजीव या बायोटिक चीजें, जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। हाँ, और अजैव कारक मतलब निर्जीव चीजें, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। एकदम सही। जब ये सजीव और निर्जीव चीजें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तो वो एक इकोसिस्टम कहलाती हैं। कोई भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। समझ गई। अब नोट्स के हिसाब से इसके प्रकार भी देख लेते हैं। 2 प्रकार दिए हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल, जैसे वन, तालाब, झील, और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जैसे बगीचा, खेत या जल जीवशाला मतलब एक्वेरियम। अब यहाँ स्टूडेंट्स को एक बात गहराई से सोचनी चाहिए। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया सवाल आ रहा है। अगर हम एक प्राकृतिक तालाब और घर के एक्वेरियम की तुलना करें तो एक्वेरियम को हमें बार बार साफ क्यों करना पड़ता है? हाँ, जबकि तालाब खुद ब खुद साफ रहता है। वही तो, ऐसा क्यों? ये पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राकृतिक इकोसिस्टम में प्राकृतिक अपघटक यानी डीकंपोजर्स मौजूद होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब जो कचरे को सड़ाकर खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन कृत्रिम पारितंत्र जैसे हमारे एक्वेरियम में इन अपघटकों की कमी होती है, इसीलिए वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होता और हमें उसे मैन्युअली साफ करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए कृत्रिम इकोसिस्टम को बाहर से मेंटेन करना पड़ता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। बिल्कुल। चलिए अब जीवों के वर्गीकरण पर आते हैं। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एक एक करके समझते हैं। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स वो हैं जो सूरज के प्रकाश से मतलब प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे और नील हरित शैवाल। एकदम सही। पूरी धरती पर एनर्जी यही लोग लेकर आते हैं। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। बता दीजिए। तो नोट्स में 4 प्रकार दिए हैं। शाकाहारी जैसे गाय और हिरण, मांसाहारी जैसे शेर और चील, सर्वाहारी जो सब खाते हैं जैसे मानव और कौवा। और चौथा प्रकार है परजीवी यानी पैरासाइट्स। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, परजीवी वो हैं जो दूसरे जीव जिसे होस्ट कहते हैं उसके शरीर पर या अंदर रहकर बिना उसे मारे पोषण लेते हैं। जैसे जूं, अमरबेल का पौधा या फीता कृमि। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अपने होस्ट को मारते नहीं हैं, बस धीरे धीरे उससे अपना खाना लेते रहते हैं। प्रकृति का ये डिजाइन सच में हैरान करने वाला है। खैर, अब खाने की बात हो ही रही है तो आहार श्रृंखला यानी फूड चेन को समझना जरूरी है। बिल्कुल। मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ। आहार श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। इसे समझने के लिए हमें पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड देखना होगा। हाँ, प्रथम स्तर पर उत्पादक आते हैं, फिर द्वितीय स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जैसे चूहा या टिड्डा। फिर तृतीय स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, जैसे छोटे मांसाहारी, मान लीजिए सांप। और सबसे ऊपर चतुर्थ स्तर जहां तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी आते हैं, जैसे चील। अब बच्चों, यहाँ मैं अपना स्ट्रिक्ट टीचर वाला टोन इस्तेमाल करूंगा। ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशिक होता है। एक दिशिक मतलब यूनिडायरेक्शनल? हाँ,
ऊर्जा सिर्फ आगे बढ़ती है, ये कभी वापस नहीं लौटती। जो एनर्जी टिड्डे से मेढक में गई वो वापस टिड्डे में नहीं आ सकती। तो इसके लिए नोट्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं। पहला है 1% का नियम। हरे पौधे सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% ही खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। और दूसरा है 10% का नियम, 10% लॉ। एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है, बाकी 90% नष्ट हो जाती है। रुको, अगर हर स्टेप पर 90% एनर्जी वेस्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि 3 या 4 स्टेप्स के बाद एनर्जी बचेगी नहीं। एग्जैक्टली। इसी अत्यधिक ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों की ही होती है। ओहो, मतलब चौथे लेवल के बाद इतनी कम एनर्जी बचती है कि उस पर जिंदा रहना नामुमकिन है। बिल्कुल, प्रकृति का गणित बहुत सटीक है। चलिए, अब आगे नोट्स में लिखा है कि प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं सीधी न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। हाँ, क्योंकि आहार जाल जितना बड़ा होगा, इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। लेकिन अब मैं एक एकदम सीरियस टोन में अगली लाइन पढ़ने जा रही हूँ। हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवों के शरीर में एकत्रित होना, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। स्टूडेंट्स इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। होता क्या है, किसान खेतों में रसायन या पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फिर बारिश से वो पानी में घुलकर पौधों में चले जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये रसायन अजैव निम्नीकृत यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जब जीव उन्हें खाते हैं तो वो उनके फैट में जमा हो जाते हैं। यानी अगर छोटी मछली ने थोड़ा सा पॉइजन खाया और बड़ी मछली ने 10 छोटी मछलियां खा ली और इंसान ने वो बड़ी मछली खा ली, तो सारा का सारा एक्यूमुलेटेड पॉइजन सीधे इंसान के अंदर आ जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है समझने के लिए। चूंकि मनुष्य आहार श्रृंखला के टॉप पर है, इसलिए हमारे शरीर में इन रसायनों की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। बिल्कुल सही। जो जहर हम खेतों में डाल रहे हैं वही घूम फिरकर हमारी ही थाली में मैक्सिमम होकर आ रहा है। बाप रे। चलिए, अब जमीन और पानी के खतरे से उठकर आसमान की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओजोन परत, O3। मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेज। अगर ये किरणें सीधे पृथ्वी तक आ गईं तो इंसानों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होगा और पौधे तो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने ही इसे खतरे में डाल दिया था। ओजोन को नष्ट करने वाला मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो हमारे रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यंत्रों से निकलता है। हाँ, लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही पॉजिटिव बात भी लिखी है। बिल्कुल, पर्यावरण की बातों में अक्सर निराशा होती है, लेकिन यहाँ एक ग्लोबल जीत की कहानी है। 1987 में UNEP के अंतर्गत एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हाँ, जहाँ वैश्विक सहमति बनी कि CFC का उत्पादन रोका जाएगा। और आज दुनिया की सभी कंपनियां CFC फ्री फ्रिज बनाती हैं। ये साबित करता है कि अगर इंसान चाहे तो मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वाकई ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कचरा प्रबंधन और जीवन शैली। ये सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक है। नोट्स में एक बायोलॉजिकल फैक्ट दिया है। हमारे पाचन में एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। मतलब एक खास एंजाइम किसी खास चीज को ही तोड़ सकता है। लेकिन इसका प्लास्टिक प्रदूषण से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। पर्यावरण में जो प्राकृतिक जीवाणु, ये बैक्टीरिया हैं, उनके पास ऐसे एंजाइम होते ही नहीं जो मानव निर्मित प्लास्टिक को तोड़ सकें। अच्छा। हाँ, इसीलिए वे प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर सकते और वो पर्यावरण में हजारों सालों तक जमा होता रहता है। समझ गई। इसीलिए नोट्स में कचरे को 2 स्पष्ट भागों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, जैसे फलों के छिलके और कागज, जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाते हैं। और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, कांच और DDT, जो सड़ते नहीं हैं। और यहीं से हमारी जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल चॉइसेस का असली खेल शुरू होता है। चलिए इसे ट्रेन वाली चाय के उस उदाहरण से समझते हैं जो हमने एकदम शुरू में दिया था। यहाँ 3 उदाहरण हैं। अतीत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप चलते थे जिनसे भयंकर प्रदूषण हुआ। बिल्कुल, प्लास्टिक के पहाड़ लग गए। फिर विकल्प के रूप में कुल्हड़ आए, जो जैव निम्नीकरणीय तो थे लेकिन लाखों कुल्हड़ बनाने से उपजाऊ मिट्टी यानी टॉप सॉइल का भारी नुकसान होने लगा। हाँ, क्योंकि मिट्टी पकने के बाद वापस खेत में काम नहीं आती।
और फिर वर्तमान में हम कागज के कप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैव निम्नीकरणीय और रिसाइकलेबल है, लेकिन इनके लिए पेड़ों की भारी कटाई हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वही तो, यानी कोई भी सिंगल यूज विकल्प परफेक्ट नहीं है। कुल्हड़ से मिट्टी गई, कागज से पेड़ गए। बिल्कुल सही। इसलिए नोट्स की आखिरी लाइन कहती है, हमारी आदतों और जीवन शैली में सुधार ही कचरा प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय है। जिसे हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कहते हैं। एग्जैक्टली। पहले उपयोग कम करो, फिर चीजों को बार बार इस्तेमाल करो और आखिर में जो बच जाए उसे रिसाइकिल करो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने एक छोटे से पारितंत्र से लेकर वैश्विक ओजोन परत और हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली तक के सफर को क्लासरूम स्टाइल में पूरी तरह से डीकोड किया। और मुझे उम्मीद है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। बिल्कुल। जाने से पहले मैं एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने जैव आवर्धन और प्लास्टिक के अजैव निम्नीकरणीय होने की बात की। सोचिए, अगर किसी वजह से इंसान इस आहार श्रृंखला के शीर्ष से अचानक गायब हो जाए, तो हमारे द्वारा छोड़े गए इस नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे और रसायनों से निपटने में प्रकृति और बाकी बचे जीवों को कितने हजार साल लगेंगे। बाप रे। क्या प्रकृति अपना नया संतुलन खुद बना लेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सवाल सच में बहुत ही गहरा है। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए और प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।